नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 4 है, जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट कि 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। यह बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर लगाएं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी कहते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम या पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों, आप आंसर देखने से पहले आप या तो वीडियो को रोक लें और आंसर लिख लें, या तो आप पहले आंसर लिखते जाएं और वीडियो को देखते जाएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा 20 में से, और कितना आपका सही होता है यह कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं रखता है? ब्रॉडबैंड, हाईवेज, ई गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बनाना, सभी के लिए जानकारी। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा कि डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बनाना, यह डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं। तो यह जानना जरूरी है कि डिजिटल कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें, डिजिटल कार्यक्रम 9 है दोस्तों। 9 प्रकार के अभी डिजिटल कार्यक्रम चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में 9 स्तंभ है। 9 स्तंभ में कौन कौन आते हैं दोस्तों? ब्रॉडबैंड हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी सभी के लिए, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति सभी के लिए जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रोजगार परवक सूचना प्रौद्योगिकी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स शामिल है। ये 9 स्तंभ है दोस्तों जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है। आप याद रखें कि 9 ये हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम दोस्तों किस प्रकार की मेमोरी है? आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी या सभी? तो जल्दी से कमेंट करें दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी। रोम दोस्तों गैर परिवर्तनशील मेमोरी को कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, अल्फा न्यूमेरिक आंकड़ा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं अल्फा न्यूमेरिक में? अंक, अक्षर, चिन्ह या ये सभी? तो दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक में क्या आते हैं? ये सभी आते हैं। अंक भी आते हैं, अक्षर भी आते हैं और चिन्ह भी अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है दोस्तों, यह क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा नहीं है। सेवा के रूप में आर्किटेक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा नहीं है। और अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों पूछा गया है, MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। यानी MICR किसके लिए लिखा जाता है? या तो इसे बोल सकते हैं, इसे फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, MICR का ऑप्शन आप सुनिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक केसेस रिकॉग्निशन, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR का
फुल फॉर्म है, या इसे लिखा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह दोस्तों MICR क्या चीज़ है, यह भी जानना जरूरी है कि यह 9 अंकों का कोड है। इसे संक्षिप्त में MICR लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सेस फंक्शन होता है काउंट एओ की निम्न में से कौन सी सही व्याख्या है, इनमें से कौन सा इसका सही व्याख्या है। यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसमें केवल संख्याएं होती है। बी नंबर में ऑप्शन में है यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसमें केवल विशेष प्रतीक होते हैं। सी में है यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसमें केवल अक्षर होते हैं। या दोस्तों डी में है यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो कि खाली नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या चीज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फंक्शन दोस्तों, काउंट एओ क्या चीज़ है, यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो खाली नहीं होता है। ये आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। क्या चीज़ होता है कि काउंट एओ का कार्य रेंज की संख्या को गिनना होता है। इनका कार्य क्या होता है, रेंज की संख्या को गिनना होता है जो कि खाली नहीं है। यदि आप लॉजिकल वैल्यू, टेक्स्ट, त्रुटि वैल्यू की गणना करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया है। यह जो है दोस्तों यह किसको सौंपा गया है, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सबनेट मास्क। क्या चीज़ होगा दोस्तों, सबनेट मास्क। आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। सबनेट मास्क को 255.255.255.0 सौंपा गया है। सबनेट मास्क एक 32 बिट संख्या है जो कि IP एड्रेस मास्क करता है और IP एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में विभाजित यह करता है। तो अब यह भी याद रखें क्योंकि दोस्तों इससे आप जो भी चीज़ पढ़ें उससे बहुत सारे रिलेटेड को पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उससे अलग प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई पारास होती, कितनी पारास होती है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट तक या 128 बिट तक। सुपर कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई पारास में होती है वो कितना होती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 64 बिट तक इसका होता है दोस्तों। जो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई 64 बिट तक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में Ctrl+W का उपयोग किस में किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+W का उपयोग किस में किया जाता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, वर्तमान विंडो को अपडेट करने के लिए, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, वर्तमान विंडो को खोलने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। जो दोस्तों MS वर्ड में Ctrl+W का उपयोग किस में किया जाता है, तो वर्तमान जो विंडो होते हैं उन्हें बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन कनेक्टिंग डिवाइस है, इसमें से कौन सा है जो कि कनेक्टिंग डिवाइस है, हब, ब्रिज, राउटर या ये सभी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। जो हब, ब्रिज और राउटर ये सभी क्या चीज़ हैं, कनेक्टिंग डिवाइस कहलाते हैं। आप ज़रूर याद रखें क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि राउटर, ब्रिज और ये गेटवे भी आता है दोस्तों। गेटवे ये सभी क्या चीज़ होते हैं, कनेक्टिंग डिवाइस हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कुकीज, यूजर नेम, पासवर्ड या केस। वेब पेज पर वापस आने के लिए जो यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, कुकीज। कुकीज क्या चीज़ है दोस्तों, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से
ASC2 जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी ASC2 क्या चीज़ है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। संबंधित है, किससे संबंधित है? बैंडविड्थ, डिजिटल सिग्नल से, मॉड्यूलेशन से या डीमॉड्यूलेशन से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डिजिटल सिग्नल से। अब आइए जानते हैं ASC2 क्या है। ASC2 सार्वजनिक रूप से प्रचलित डिजिटल कोड है जो संख्याओं, अक्षरों, निश्चित लक्षणों को निरूपित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो याद रखें कि ASC2 क्या चीज़ है? सार्वजनिक रूप से प्रचलित यह डिजिटल कोड है जो क्या करता है कि संख्याओं और अक्षरों को निश्चित लक्षण को निरूपित करने में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लॉक शब्द को दो शब्दों का संयोजन है। ब्लॉक जो शब्द है दोस्तों, यह दो शब्द का संयोजन है। तो इनमें से कौन कौन से शब्द हैं? वेबलॉग, वेबलॉगिन, वेबब्लॉग या वेडलॉग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वेबलॉग। ब्लॉग जो है दोस्तों, यह वेब और लॉग दो शब्दों का संयोजन से बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। ब्लॉग एक प्रकार की क्या चीज़ होती है दोस्तों? व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिसमें डायरी की तरह लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है। एक डेटा डिक्शनरी को क्या जाना जाता है? डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस के रूप में, कैटलॉग के रूप में, मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में। तो दोस्तों डेटा डिक्शनरी को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है। और इसमें कुछ जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली में दी के मेटा डाटा को स्टोर करती है, इसलिए इसे रिपोजिटरी के रूप में जाना जाता है। यानी दोस्तों जो डाटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली है उसमें दी के मेटा डाटा को स्टोर करती है, इसलिए इसे रिपोजिटरी के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय पर कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? लाइट पेन की, माउस की या डिजिटाइजर की या टर्मिनल की। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर और एक ही समय में कार्य करते हैं तो इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, टर्मिनल की। टर्मिनल क्या चीज़ होती है दोस्तों? तो टर्मिनल एक प्रकार की डिवाइस है जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। तो याद रखें क्या चीज़? टर्मिनल एक डिवाइस है जिसके द्वारा क्या चीज़ होता है? एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ALU परिचालन संपन्न करता है। किसका परिचालन संपन्न करता है? लॉगरिदम आधारित, ये लॉगरिदम है दोस्तों। ASC2 एल्गोरिदम आधारित या अर्थमेटिक आधारित। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जो ALU अर्थमेटिक आधारित परिचालन संपन्न करता है। तो याद रखें ALU जो है यह अर्थमेटिक और लॉजिकल को भी परिचालन संपन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। OMR का क्या तात्पर्य है? OMR का क्या तात्पर्य है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑक्टल मशीन रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर या ऑक्टल मार्क रीडर। यानी OMR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्या होगा कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का क्या तात्पर्य है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। OCR का पूर्ण रूप क्या है? यानी OCR जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों जितने भी फुल फॉर्म है ये बहुत ही जरूरी याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न फुल फॉर्म से ही पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। जो OCR है इसका फुल फॉर्म क्या चीज़ है? ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्निजाइजर
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनल कोड रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोस्तों कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो OCR है इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी में क्या चीज़ है? OCR क्या चीज़ होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ये फुल फॉर्म है OCR का। और दोस्तों अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर में दोस्तों जो माउस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट, साइमन कोल्टन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डगलस एंजलबर्ट। इनके द्वारा दोस्तों यह माउस का आविष्कार किया गया। तो दोस्तों आपका 20 में से कितना प्रश्न सही कर पाएँ आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों इसी प्रकार को आप लोगों की प्रैक्टिस सेट लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।